So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. Class 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का खास करके जो सिलेबस है वो एमसीक्यू पैटर्न में है और इसलिए फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एमसीक्यू के साथ हम लोग यहाँ पे आज अवेलेबल है और हम लोग इस चैप्टर का सारा एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बहुत सारा पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करेंगे जिससे स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट रहे। जहां तक बात है एमसीक्यूज का जो क्वेश्चंस है उसका लिंक हम लोग को कहां से मिलेगा, तो उसका लिंक के लिए हमको डिस्क्रिप्शन में चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग को एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें सारा क्वेश्चंस गिवन रहेगा। उस क्वेश्चंस का हम लोग को प्रिंट आउट जरूर करवा लेना है ताकि हम लोग को पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। उन सारा को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So starting with question number 1 as given in the PDF, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स पे भी समझ किया था और पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक भी हम लोगों ने कवर किया था। इसके अलावा कुछ कुछ फंडामेंटल बेसिक बातों को भी हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखो एमसीक्यू नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस बिटवीन और अमॉन्ग फॉर द बिजनेस, फॉर पार्टनर्स फॉर द बिजनेस। इसमें से कौन सा बेसिस है बिटवीन और अमॉन्ग पार्टनर्स फॉर द बिजनेस, मतलब किस बेसिस पे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को एग्जिस्ट करता है बिजनेस। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है ऑफर, दूसरा लिखा है एग्रीमेंट, तीसरा लिखा है अंडरस्टैंडिंग, चौथा लिखा है एक्सेप्टेंस। तो पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए एक एग्रीमेंट तो जरूर होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सा एक एसेंशियल फीचर नहीं है। पहला बोल रहा है इट हैज एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, तो ये एक एसेंशियल फीचर है। एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन और अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, ये भी एसेंशियल फीचर है। थर्ड बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर किया जाए, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो ये एसेंशियल फीचर नहीं है। और चौथा बोल रहा है एग्रीमेंट इज फॉर अ बिजनेस, जो एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो रिगार्डिंग द बिजनेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये एसेंशियल फीचर्स है पार्टनरशिप का, बट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसीलिए ये एसेंशियल फीचर नहीं है और इसलिए ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद याद रखना है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2, है ना। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब कम से कम कितना पार्टनर्स होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी, मैक्सिमम कितना हो सकता है, करंट लिमिट है 50, याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50। ऑप्शन ए में 10 लिखा है, बी में 20, फिर 50 एंड 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, मतलब 4 का आंसर है सी, 4 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है अ पार्टनरशिप फर्म हैज 40 पार्टनर्स, करंटली एक पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर है। इट वांट्स टू एडमिट 15 मोर पार्टनर्स, करंटली पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर्स है। पार्टनरशिप फर्म चाह रहा है कि वो और 15 पार्टनर को एडमिट करे, ज्वाइन करे बिजनेस में, ठीक है, इंक्लूड करे। कितना पार्टनर, ओनली डैश नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक बात याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं नहीं लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितना होना चाहिए, बात कहां लिखा है, द कंपनीज एक्ट 2013 में, और कितना हो सकता है मैक्सिमम 50। इस सिनेरियो में करंट सिचुएशन में फर्म के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 40 पार्टनर्स हैं, तो फर्म और कितना पार्टनर्स को न्यूली एडमिट कर सकता है फर्म में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर बना सकते हैं उनको हम लोग, दैट इज 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी, दैट इज 10।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बायलॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ऑफ दीज। याद रखना एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। वो ओरल एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में हो जाता है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में आ जाता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फीचर या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज टू और मोर पर्संस कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। ये वन ऑफ द फीचर है। दो या दो से ज्यादा पार्टनर होना चाहिए जो सेम बिजनेस कैरी करें अंडर एन एग्रीमेंट। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन अग्रीड रेशियो एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। प्रॉफिट एंड लॉसेस हमको अग्रीड रेशियो में शेयर करना है और एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, मतलब अगर रेशियो बनाए तो रेशियो में शेयरिंग कर लेंगे और रेशियो नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हुए इक्वली शेयर कर लेंगे। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स बिजनेस एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे या फिर कोई एक पार्टनर किसी बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस कैरी आउट करेगा। तो बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड। कब अप्लाई होता है? ऑप्शन ए इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम एंड जितना भी प्रॉफिट्स होगा उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या लिखा है? प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड। कब यूज होता है? ऑप्शन 1 इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन 2 इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट बट देयर आर डिफरेंस अमंग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप डीड है बट पार्टनर्स में डिफरेंसेस है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स आर नॉट सेम, अगर सारे पार्टनर्स ने कैपिटल इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं किया है, एक तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफ पार्टनर सैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, तो इसका देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है ना तब पार्टनरशिप एक्ट में लिखे वो बातों को फॉलो करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने ही चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो सब पहले समझो 2 या 2 पार्टनर होना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस को कैरी आउट सारे पार्टनर्स करें। 4 पार्टनर है, हो सकता है एक ही पार्टनर मेहनत कर रहा है, बाकी 3 पार्टनर मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस which is carried on by all or any of them acting for all। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। 10 बोल रहा था रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। टर्म्स का मतलब होता है कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी इनवॉइस। तो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस हम तब इशू करते हैं जब क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी ओरल एग्रीमेंट होता है जब उसको हम लोग रिटन फॉर्म में लिख देते हैं, जब टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटन डाउन कर देते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए। तो ये हम लोगों ने पहला 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होता है? बिल्कुल नहीं, कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है, ऑप्शनल होता है या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शनल। हमेशा याद रखना रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
The agreement among the partners should be written, should be verbal, can be either written or oral. तो written भी हो सकता है agreement या फिर oral भी हो सकता है, इसलिए 12 का आंसर हो जाएगा C. In case of partnership deed is silent on sharing of profits. अगर partnership deed में profit को कैसे share करना ये बात नहीं लिखा हुआ है, it is done in the ratio of कैपिटल कंट्रीब्यूशन. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में शेयर नहीं करते, इसीलिए 13 का आंसर हो जाएगा बी. मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. 13 का आंसर हो जाएगा बी. लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. याद रखना, हर पार्टनर का जो लायबिलिटी है पार्टनरशिप बिजनेस में वो अनलिमिटेड होता है. पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड. तो देखो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड होता है, इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा बी. Act of a partner is not binding on the other partners, binding on all the partners, binding on all partners except a partner who does not agree all of the above. इसका मतलब क्या होता है? All of the above लिख लेना, above word missing है. तो suppose there are 4 partners, Mr. A, Mr. B, Mr. C एंड मिस्टर डी. ये चारों पार्टनर हैं. अगर बी ने कुछ गलत काम किया है तो अकेला बी को नहीं भुगतना पड़ेगा. ठीक है, पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में अगर बी ने कुछ इलीगल मींस अट्रैक्ट किया है, किसी को फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो उसका भरपाई ए, सी और डी को भी करना पड़ेगा अलोंग विद बी. मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के कर्म कांड के लिए लायबल रहते हैं. इसलिए यहां पे देखो, समझो यहां पे आंसर क्या होगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्ट ऑफ द पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स इज द करेक्ट आंसर. एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स. कोई भी पार्टनर कुछ एक्ट करेगा तो सारे पार्टनर्स के ऊपर बाइंड होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी. 15 का बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only for the benefits of partnership. An insolvent person can be admitted into partnership. All of the above. क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है. क्या इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है. माइनर पार्टनर बन सकता है बट ही विल ओनली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 16 का बी. 16 का बी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एनी ऑफ दीज. हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टनर्स में, इसलिए 17 का आंसर हो जाएगा सी. 17 का आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, अच्छा उसके बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ. Which of the following items is not transferred in the profit and loss appropriation account? इन पहले याद करना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आता. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर्स सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म का इनकम है, एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो ये पीएल एप्रो में नहीं आएगा, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ. Profit and loss appropriation account is prepared after trading account, after PL account, after balance sheet, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PL appropriation account. PL account के बाद ही बनता है. PL appropriation account जो है वो PL account के बाद बनता है. फिर लिखा है why is profit and loss appropriation account prepared? Number 1, to calculate the net profit of the business. पीएल अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. टू कैलकुलेट नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकें? डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में. 21 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शन ए एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, expense for the firm and income for the firm, and appropriation of profit D none of these. appropriation of profit वो होता है जो PL एप्रो में आता है, जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल appropriation of profit है.
तो आंसर हो जाएगा 21 का सी। 22 में आ जाओ, द बैलेंस ऑफ द ड्रॉइंग्स अकाउंट, याद रखना ड्रॉइंग्स अकाउंट का हमेशा 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 डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो 22 का सी, 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इनकम है, एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस भी नहीं है, बिजनेस का इनकम है, इसलिए 23 का आंसर हो जाएगा बी। इफ द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनर्स में अग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस रेट से दिया जाएगा, 6%, 7%, 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज, तो बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज। अगर पार्टनर्स में कोई अग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ओपनिंग कैपिटल, ऑन द कैपिटल एट द ईयर एंड, ऑन द एवरेज कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जनरली ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा ए। 25 का आंसर हो जाएगा ए। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अगर डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 में आ जाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वही अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%, 4%, नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, नन ऑफ दीज। याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है फिर भी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, then such partner is entitled to get interest on loan at the rate 6% per annum, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए। 28 में आ जाओ, इफ अ पार्टनर ड्रॉस इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देखो हाईलाइट कर लो इसमें वर्ड इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6.5 months, 28 का आंसर हो जाएगा सी। इफ अ पार्टनर ड्रॉस इक्वल अमाउंट, क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 5.5 months, 29 का आंसर हो जाएगा बी। 30 में लिखा है इफ अ पार्टनर ड्रॉस इक्वल अमाउंट एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर, आंसर हो जाएगा 6 months, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। ये सब हम लोगों ने किया था क्लास में, अगर पार्टनर्स इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 6.5 months का इंटरेस्ट, पार्टनर्स इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो आंसर हो जाएगा 6 months का इंटरेस्ट। इफ पार्टनर विड्रॉस इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आंसर हो जाएगा 5.5 months का इंटरेस्ट। नेक्स्ट 30 के बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 12 months, 7 months, 6 months, 3 months। याद रखना, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में ना दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स कब किया है, ड्रॉइंग्स किया ड्यूरिंग द ईयर, देन 6 months का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, in case of fixed capital, partners will have credit balance in their capital, debit balance in their capital account, credit or either debit balance in their capital account, none of these। याद रखना, जब पार्टनर्स का कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33, in case of fixed capital, partners current account will have, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट के साथ सारा एडजस्टमेंट होता है, जितना भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के साथ होता है, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट कर सकता है, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए 33 का आंसर हो जाएगा सी, आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, ठीक है, आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां क्रेडिट होगा, तो फिक्स कैपिटल में हम लोग कैपिटल में तो क्रेडिट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे, इसीलिए 34 का आंसर हो जाएगा बी। फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारा एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहां क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 35 का ए।
करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन, कब मेंटेन करते हैं? व्हेन द कैपिटल्स आर केप्ट फिक्स्ड। तो 36 का ए। 37 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। याद रखना, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है ना, तो उसमें बस ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो वो रिकॉर्ड करेंगे फर्दर कैपिटल। एंड इफ द पार्टनर मेक्स ड्रॉइंग्स आउट ऑफ हिज कैपिटल, व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर केप्ट फिक्स्ड, तो उसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, जितना पार्टनर कैपिटल लेके आता है फर्दर कैपिटल वो लेते हैं। अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है आउट ऑफ कैपिटल वो लेते हैं। नॉर्मल ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसलिए 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 का आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर पेड रेम्यूनरेशन। अगर डीड में नहीं लिखा है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। बोल रहा है 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, ये सब बेकार का बात है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 में आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इट इज क्रेडिटेड टू। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहां क्रेडिट करेंगे? प्रॉपर जर्नल एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को बढ़ा देगा। तो जर्नल एंट्री क्या बना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में आ जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी। In absence of an agreement to the contrary, partners share profits and losses in the ratio of their capital in the beginning, in the ratio of their capital at the end, in the ratio of average capital, equal ratio। अगर एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, डीड में अगर पीएसआर के बारे में कोई बात नहीं लिखा है तो प्रॉफिट्स को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी। विद दिस हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। Moving on to the next question, question number 41. In the absence of an agreement to the contrary, अगर agreement में कुछ नहीं लिखा है, partners are entitled to interest on their capital 6% only when there are profits. Partners are entitled to interest on capital at the rate 9% only when there are profits. Partners are entitled to interest on capital at the bank rate, मतलब बैंक का जो भी रेट होगा, only when there are profits. तो अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है ना, तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट एंटाइटल्ड टू एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। मतलब 41 का आंसर हो जाएगा डी। 41 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, नेहा एंड स्नेहा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. What will be the share of profits of Neha and Sneha if partnership deed is silent on interest on capital? ध्यान से देखो, पार्टनरशिप डीड बस साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो नेहा और स्नेहा को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। और पूरा साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। तो इसका कुछ कैलकुलेशन होगा जो हम तुमको इस तरह से करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पूरा साल का जो प्रॉफिट है ना वो 50,000 है, ठीक है। पूरा साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। उसमें नेहा शेयर कितना होगा? 50,000 का जो भी प्रॉफिट है उसमें नेहा का शेयर हो जाएगा 3/5, दैट इज 30,000। नेहा का शेयर हो जाएगा 3/5, दैट इज 30,000। और स्नेहा शेयर 30,000 का प्रॉफिट था, उसका 2/5 20,000। इसमें याद रखना, पार्टनरशिप डीड खाली एक ही बात पे साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। पीएसआर पे साइलेंट नहीं है, मतलब पीएसआर 3:2 ही होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी पार्टनर को नहीं मिला, फर्दर जो भी प्रॉफिट था वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पीएसआर में। तो देख लो कौन सा आंसर, 42 का बी। याद रखना 42 का बी आंसर है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं 42 का बी। 43 में आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट का डेबिट में आता है? पीएल अकाउंट का डेबिट में आता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है।
या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44 में आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में किसमें डेबिट करते हैं? तो देखो पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, अकॉर्डिंगली एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एंट्री क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 45 which of the following item will not be shown in pure profit and loss appropriation account? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम शो नहीं करेंगे? तो याद रखना पीएल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में आएगा, कमीशन टू पार्टनर ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पीएल एप्रो में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म का इनकम है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, बट फिर भी वो पीएल एप्रो में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पीएल में आता है, पीएल एप्रो में नहीं आता है। इसीलिए 45 का डी, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ठीक है, इसमें से कौन सा आइटम पीएल एप्रो के डेबिट में नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो के डेबिट में आता है, पार्टनर को जो कमीशन मिलता है वो भी पीएल एप्रो के डेबिट में आता है, पार्टनर को जो सैलरी मिलता है वो भी पीएल एप्रो के डेबिट में आता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स याद रखना पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में आता है। इसलिए 46 का आंसर हो जाएगा सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में आता है। Which of the following is not an essential feature of partnership? बहुत ध्यान से समझना, पूछ रहा है कौन सा essential feature नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, an agreement either oral or written should exist among the partners। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये फीचर होना ही चाहिए पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो, ये भी एसेंशियल फीचर है। ऑप्शन डी बोल रहा है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ये भी एसेंशियल फीचर, जब तक कम से कम 2 पार्टनर्स नहीं होंगे तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 47 का सी, ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है कि सारा पार्टनर्स को कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो वर्किंग पार्टनर है वो कैपिटल नहीं भी ला सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी। (47) का सी इज द करेक्ट आंसर। फिर लिख रहा है व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी। अगर मान लो सी को गारंटी दिया गया है, तो जिन्होंने सी को गारंटी दिया होगा फॉर मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स, वही उनका डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो लॉस ऑन सच गारंटी मतलब डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ऑप्शन 1 पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन 2 पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, एंड आंसर डी पार्टनर्स विद हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका आंसर हो जाएगा जिन्होंने गारंटी दिया है वही उसका लॉस बियर करेंगे। ठीक है, जो गारंटी दिया है वही तो बियर करेगा उसका डेफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 49, Dhiman is a partner in a firm. He has withdrawn the following amounts during the year ended 31st March 2024 as his drawings. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को एलाबोरेट करके बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 49 को देखना, क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। पहले तो एक डेट, ड्राइंग्स, तो पहले डेट लिख देंगे 1/5/2023, उसके बाद 31 जुलाई 2023, उसके बाद 30 सितंबर 2023, उसके बाद 30 नवंबर 2023,
उसके बाद 1 जनवरी 2024, उसके बाद 31 मार्च 2024। ड्राइंग्स का अमाउंट भी लिख देते हैं 20,000, 10,000, 30,000। अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर ने। 40,000, 20,000 और 25,000। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया ईयर एंडिंग का डेट 31 मार्च 2024 है। यहां पे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स करने के बाद कितना मंथ्स लेफ्ट है ईयर में वो लिखना है। तो देखो 1 मई को ड्राइंग्स किया है, ईयर का आखिरी डेट है 31 मार्च 2024, मतलब ओपनिंग डेट था 1 अप्रैल 2023, मतलब 2023-24 वाला ईयर है। तो अगर 1 मई को हमने पैसा विड्रॉ किया है तो इस पे इंटरेस्ट 1 मई से लेके 31 मार्च तक लगेगा, मतलब 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ्स। इसका डेट चेक करो, 31 जुलाई को हमने पैसा विड्रॉ किया है, तो ये 10,000 के ऊपर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब इस पे इंटरेस्ट 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक लगेगा, मार्च तक का लगेगा, 8 मंथ्स। ये चेक करो 30 सितंबर को हमने पैसा विड्रॉ किया है, मतलब इस पे इंटरेस्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का नहीं लगेगा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ्स। ठीक है, ये जो हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, दीज आर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स के बाद साल में कितना महीना बाकी था, डेट ऑफ ड्राइंग्स के बाद साल में कितना महीना बाकी था वो कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 नवंबर को पैसा विड्रॉ किया, तो 30 नवंबर के बाद दिसंबर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया, तो 1 जनवरी के बाद मंथ ईयर एंड हो जा रहा है 31 मार्च, तो 3 मंथ्स। और ईयर के एंड में जब पैसा विड्रॉ किया तो 0 मंथ्स। ठीक है, अब इस कॉलम को ए लिख देते हैं, इस कॉलम को बी लिख देते हैं। नेक्स्ट कॉलम बना देंगे प्रोडक्ट, जो कि हो जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 20,000 इंटू 11, 2,20,000, 10,000 इंटू 8, 80,000, 30,000 इंटू 6, 1,80,000, 1,80,000, 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 20,000 इंटू 3, 60,000, और 25,000 इंटू 0, नील। अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, 2,20,000 और 80,000, 3 लाख, 3 लाख और 1,80,000, 4,80,000, 4,80,000 और 1,60,000, 6,40,000, 6,40,000 और 60,000, 7 लाख। तो प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 7 लाख। प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 7 लाख। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा 7 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है एज पर द क्वेश्चन 9% पर एनम। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लेना, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इट इज चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। और हमेशा प्रोडक्ट मेथड में 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड है, 1/12 होगा। प्रोडक्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो और 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। तो 7 लाख का 9% होता है 63,000। 63,000 डिवाइड बाय 12 करके देखो, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, दैट इज 5,250। तो चेक कर लो 5,250 कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है 49 का सी। ठीक है, 49 का सी। तो ये था पूरा इसका कैलकुलेशन, फटाफट इसको कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो 49 का सी हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में भी हम लोग को पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। He, she and we were partners sharing profits and losses in the ratio of 16:12:17 with a minimum profit of 10,000 to V। हमने गारंटी दिया था V को कि 10,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा।
The profit for the year ended 31st March 2023 amounted to 39,500. Identify the correct journal entry with regard to distribution of profit. तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है ना, इसमें भी हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन पार्टनर है ही, शी एंड वी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 16:12:7 विद द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू वी। तो सबसे पहले लिखेंगे गारंटीड प्रॉफिट टू वी। वी का गारंटीड प्रॉफिट कितना था, 10,000, मतलब उसको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 अमाउंटेड टू 39,500। तो हम यहां पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ₹39,500। तो 39,500 का जो प्रॉफिट है उसमें ही का शेयर पहले निकालो, 39,500 इंटू 16, 12 और 7, तो बेस हो जाएगा 35। सी का शेयर निकालो, 39,500 इंटू 12/35। वी का शेयर निकालो, 39,500 इंटू 7/35। तो फटाफट इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 39,500 इंटू 16/35, ठीक है, इंटू 16/35, तो ये आ रहा है 18,057। फिर 39 इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 39,500 इंटू 7/35, इसका आ रहा है 7,900। अब एक चीज चेक करो, वी को गारंटी कौन दिया था, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों ने मिलकर गारंटी दिया था, ही और शी दोनों ने मिलकर गारंटी दिया था। तो इसका भी चेक कर लेते हैं, 39,500 इंटू 12/35 कितना आ रहा है, 39,500 इंटू 12/35, यह आ रहा है 13,543। तो वी का गारंटीड अमाउंट कितना था, 10,000, और उसको मिल कितना रहा हिसाब से 7,900। तो कितना डेफिशिएंसी हो रहा है, 10,000 और 7,900 में डिफरेंस 2,100। तो 2,100 में से कितना डेफिशिएंसी ही बियर करेगा और कितना शी को बियर करना पड़ेगा। तो 2,100 का जो डेफिशिएंसी है, ये 2,100 कैसे आया, गारंटीड प्रॉफिट था 10,000 का, वी को मिल रहा है सिर्फ 7,900, तो डिफरेंस है 2,100 जो कि डेफिशिएंसी है विद रिगार्ड टू गारंटीड प्रॉफिट। तो 2,100 को 16/28 ही और शी का आपस का म्यूचुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो डेफिशिएंसी को, एंड 12/28, ठीक है, और अल्टीमेटली 2,100 का डेफिशिएंसी वी को मिल जाएगा। तो फाइनली वी को अपना गारंटीड प्रॉफिट मिल जाएगा 10,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,100 इंटू 12/28, ये आ रहा है 900 और 13,543 से 900 को माइनस कर देंगे तो आ रहा है 12,643। सिमिलरली 18,057 से 2,100 इंटू 16/28, ये पोर्शन डेफिशिएंसी 1,200 माइनस कर देंगे तो 18,057 रुपया में से जब 1,200 का डेफिशिएंसी माइनस कर दे रहे हैं तो यह आ रहा है 16,857। इसका मतलब फाइनली ही को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 16,857 है, शी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 12,643 है, और वी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 है। तो फाइनली इसका हम लोग से जर्नल एंट्री पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ही कॉमा शी एंड वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 16:12:7 विद द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 टू वी। गारंटीड प्रॉफिट कितना था वी को? 10,000। तो वी को जो डेफिशिएंसी आया 2100 का डेफिशिएंसी, वो कौन कौन बियर करेगा? ही एंड शी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर उसका डेफिशिएंसी बियर करेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला था। तो ही और शी ने बियर किया आपस का रेशियो 16:12 में। ठीक है। The profit for the year ended amounted to 39,500. Identify the correct journal entry with regard to the distribution of profit. तो correct journal entry क्या होगा? जो भी profits है वो तो profits and loss appropriation में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट्स है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हुए टू हीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 16,857। 39,500 प्रॉफिट को 39,500 का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 39,500 टू हीज कैपिटल अकाउंट 16,857 टू शीज कैपिटल अकाउंट 12,643 टू वीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ये बन जाएगा जर्नल एंट्री। अब हम लोग को देखना है कि ऑप्शन में ये वाला एंट्री किस पॉइंट में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख रहा है। ठीक है, ये हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का ये जो रिकॉर्डेड क्लास है यहीं तक रहेगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग क्लास में हम लोग अनदर क्वेश्चन 55 कर लेंगे, उसके बाद असर्शन एंड बेस्ड करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।